اور وادی کشمیر میں عوام کو روزگار مہیا कराने के लिए कोशा है हुकूमत। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम बेहद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठानी पड़ रही है। कोरोना के इस दौर में भी लोगों को सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों में तो हालात कुछ ज्यादा ही तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ताजा मामला जिला स्तौर का है, जिसकी गिनती गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पिछड़े अजला के तौर पर होती है। यहाँ मसाइल से जूझते हुए अवाम एहतजाज करने पर मजबूर हुए। हालिया रोज मुत्तहिद हिजबे मुखालिफ जमातों ने एहतजाजी रैली निकाली और अपना विरोध दर्ज कराया। क्या थी इस एहतजाज की वजह और क्या था ये पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की गुलामी में रहने की गिलगित बल्तिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। ये इलाका गुज़िश्ता 7 दहाइयों में जरा भी तरक्की नहीं कर सका। यूं तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही काफी पसमानदा है, लेकिन फिर भी जिला अस्तूर की गिनती गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में होती है। यहाँ इतने ज्यादा मसाइल हैं कि आवाम तो क्या, हुक्मरानों को भी याद नहीं रहता। खास तौर से कोरोना वायरस की वजह से इन मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हो गया है। यहाँ कोरोना के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत और इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि हुक्मरान मानो किसी गहरी नींद में डूबे हैं। इन्हीं हुक्मरानों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज मकामी अवाम और हिज़्ब मुखालिफ जमातों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्तूरी अवाम के साथ इनके साथ सूबाई हुकूमत ने सुपीली माँ जैसा सलूक किया है, इस जिलों को इग्नोर किया है और इस वजह से अस्तूर आज कोरोना वायरस के हवाले से रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। ये एहतजाज जितना मायने रखता है, उतना ही ये मौका भी मायने रखता है। ऐसे वक्त में जब बेशतर आवाम कोरोना के खतरे को महसूस करते हुए घरों के अंदर दुबके हुए हैं, तब भी ये लोग जान हथेली पर रखकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हैं। आखिर सवाल जनता का है, उस अवाम का है जो हर रोज कोरोना के खतरे के साए तले अपनी जिंदगी गुजार रही है और उसे कहीं से भी हिफाजत और सहूलियात का भरोसा नहीं है। इन लोगों को भी मालूम है कि यहाँ इस तरह से जमा होना खतरे से खाली नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत और इंतजामिया ने कोरोना के दौरान जुलूस निकालने और एहतजाज करने पर पाबंदी भी लगा रखी है, लेकिन ये लोग करें भी तो क्या करें। इन लोगों के पास कोई दूसरा मुतबादिल भी तो नहीं बचता, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जब तक लोगों का हुजूम इकट्ठा होकर अपनी बात नहीं कहता, तब तक हुक्मरान उनकी बात नहीं सुनते। आज इस कोरोना की हालत में इस करोड़ को जमा करना, मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया है, उसके लिए शर्मनाक, बल्कि उनको मरने का, डूब मरने का मकाम है। ऐसे हालात में जहाँ पर 100% 100 से ऊपर जो है कोरोना लोगों में है, फिर लोग मजबूर होकर सड़क पर आ जाएं। और किसी भी जिले में तामीर और तरक्की हो सकती है, लेकिन उसके लिए हुक्मरानों को संजीदा होना पड़ता है। थोड़ी आवाम के साथ यकजहती दिखानी पड़ती है, लेकिन ना ही मकामी हुकूमत और ना ही पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को इन लोगों की जरा भी फिक्र है। बात चाहे अस्तूर की हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान के किसी दूसरे अजला की, सूरत हाल कमोबेश सभी की एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि अस्तूर पिछड़ा हुआ है, काफी पसमानदा है और दूसरे अजला में तरक्की आसमान से बातें कर रही हैं। बाकी जिले चाहे वो गिलगित हो या फिर स्कर्दू, गांछे हो या फिर वादी हुंजा, सभी के सभी काफी पिछड़े हुए हैं और इस सब की सबसे बड़ी वजह है बदउनवानी। इस मर्ज ने पूरे खित्ते का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बदउनवानी का नासूर यहाँ हर एक हुकूमत के दौर में मौजूद था और आज भी है। इसलिए इस्लामाबाद से जो थोड़ा बहुत तरक्याती फंड मिलता भी है, वो बदउनवानी की भेंट चढ़ जाता है।
करप्शन की है। रोडों के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर अभी जो फंडिंग आ रही है कोरोना के हवाले से, उन्होंने इतनी करप्शन की है। और आने वाले इलेक्शन के लिए उन्होंने अपने रास्ते को साफ करने के लिए उन्होंने ये किया है। इंशाल्लाह आगे हमारे जो मौलाना सिमी साहब और डॉक्टर अब्बास साहब ने कहा, उसके हिसाब से आखिरी हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं। वो ये नहीं सोचे कि हम इसी पर खामोश रहेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। लिहाजा बेहतर ये होगा फर्स्ट ऑप्शन में डीसी अमीर आजम को फिलफोरन स्टोर का डीसी बनाकर भेजा जाए। अस्तोर में हुए एहतजाज की एक बड़ी वजह भी यही बदउनवानी थी, जिसने कोरोना की वबा के इस दौर में भी खित्ते का पीछा नहीं छोड़ा है। यहाँ जो भी आदमी, चाहे वो सरकारी अफसर हो या फिर उसका ताल्लुक किसी गैर सरकारी इदारे से हो या फिर वो एक आम शहरी हो, अगर वो हुक्मरान और आला अफसरान की बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी को अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है तो किसी के कुनबे को अगवा करने की धमकी मिलती है, और जो इन सब से भी नहीं डरता उसे सीधे जान से मारने का फरमान जारी कर दिया जाता है। इन मामलात में न कोई तफ्तीश होती है और न ही कोई कार्रवाई, क्योंकि जिन्हें ये सब करना है वो लोग खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। ऐसा ही वाकया इसी अस्तूर में भी हुआ, जहां अवाम कोरोना के दौर में भी एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। हमारे जो सपोर्ट हैं अमीर आजम साहब, जो एक बहुत आला ऑफिसर, होनहार ऑफिसर हैं और अमीर हमजा साहब के सपोर्ट हैं, वो उनको आपको पता है कि वो दियामर में एक चैलेंज के तौर पे उसको डीसी तैनात किया गया। वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस आला तरीन रही। उसके बाद अस्तौर में कोरोना के हवाले से उनको चैलेंज के तौर पे भेजा गया और कहा गया कि हम आपको डीसी बना के भेज रहे हैं और आपने वहाँ चार्ज संभालना है। वो डीसी हाउस में आए, चार्ज संभाला और पीछे से नोटिफिकेशन का कह के 2 दिन के बाद उसको वापस बुलाया गया। तो हम समझते हैं अस्तौरी कौम के साथ ये तज़े-ए-कामेज़ सलूक किया गया जो नामुनासिब है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आखिर करें भी तो क्या करें, आखिर अपनी फरियाद किससे कहें, क्योंकि ये तो ऐसा गुलशन है जहां हर डाली पर उल्लू बैठे हैं। यही वजह है कि जब अवाम को सब कुछ भुलाकर सिर्फ कोरोना की वबा से बचाव पर ही ध्यान देना चाहिए, उस दौर में भी ये लोग कभी एहतजाज कर रहे हैं तो कभी अपने रोजमर्रा के मसाइल से जूझते हुए यूं ही सब्र किए हुए बैठे हैं। ये सब तभी खत्म हो सकता है जब इस खित्ते को पाकिस्तान की गुलामी से आज़ादी मिल जाए, पाकिस्तान के जुल्म और सितम से इनका पीछा छूट जाए। तभी यहाँ तरक्की भी आएगी और मकामी रहनुमा भी अपने लोगों की तरक्की पर तवज्जो देंगे, क्योंकि अभी तो उन्हें मालूम है कि चाहे वो कोई काम करें या न करें, लेकिन अगर इस्लामाबाद की सरपरस्ती उन्हें हासिल है तो फिर आम लोग एहतजाज करने के सिवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खित्ते के अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते रहे हैं और कोविड-19 की वजह से मुल्क में पैदा शुदा हालात के बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम कराना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। यही वजह है कि देही तरक्की का महकमा खित्ते के देही इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसका मकसद खित्ते के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरों को राहत देना है, ताकि वो पंचायत सतह की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत रोजगार कमा सकें और मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। दुनिया भर के तमाम मुल्कों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 180 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका ये वायरस अब तक 4 लाख से ज्यादा जानें ले चुका है। इस वायरस के खतरे को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जो हालत मुल्क में पैदा हो गई थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगी है और घर बैठे लोगों को एक बार फिर से रोजगार के मौके मिलने लगे हैं। कोविड-19 की वजह से हमारे इस मुल्क, हमारी इस रियासत में काफ़ी मुश्किलातों का सामना है, जिसकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट
जिन जो काम में हमें सैंक्शन हुए थे यहाँ पंचायत हल्के के लिए 14th FC कन्वर्जन्स में, उसमें हमें बहुत मुश्किलातें सामने आई। बाद में हमने कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर इस बीमारी की वजह से घर में बैठे हुए हैं, हमने कोशिश की कि इन जो काम हमारे सैंक्शन हुए हैं उनको उठाएं, ताकि ये जो गरीब जो हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके इन कामों से और अपनी रोजी रोटी का उनको कुछ पैसा मुहैया हो। कोविड-19 के बाद पैदाशुदा हालात में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यही वजह है कि बारामूला में देही तरक्की का महकमा जरूरी ज़ाब्तों का ख्याल रखते हुए तरक्याती कामों का आगाज कर चुका है, जिससे मकामी लोगों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम हो रहे हैं। इन ज़ाब्तों में मजदूरों को काम करते वक्त मास्क पहनना और मुनासिब दूरी का ख्याल रखना बेहद जरूरी करार दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा कुछ काम था जो कि हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम है इधर जो हमने किए हैं, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला और हमने अपने बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया। इसके बावजूद हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर और भी काम यहाँ पे पेंडिंग है, अगर वो भी हो जाता। देही तरक्की के मंसूबों पर दो तरह से अमल किया जाता है। पहला हिस्सा समाजी तरक्की, जबकि दूसरा हिस्सा मुआशी तरक्की पर मुश्तमिल होता है। ये मंसूबे इलाकाई मनसबदारों, इलाकाई तरक्याती तंजीमों, गैर सरकारी तंजीमों, हुकूमती इदारों और बैनुल अक़वामी इदारों की मुश्तरका मेहनत से अमल में लाए जाते हैं। इन मंसूबों का बुनियादी मकसद गैर तरक्की याफ्ता और सहूलियात से महरूम देही इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद है। हम गवर्नमेंट से इस्तेमाल करते हैं कि और भी काम है, हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, उनको भी पाई तक मिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे गांव में बहुत से गरीब आवाम है जो लेबर बैठे हुए हैं। अभी चंद लेबर जो यहाँ पर काम थोड़ा सा था उन्होंने किया। वैसे तो तमाम सरकारी महकमे आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने और खासकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन देही तरक्याती महकमा खित्ते में बेहतर तरक्याती कामों के साथ साथ आवाम को बेहतर रोजगार भी फराहम करा रहा है, जिससे बेरोजगारी की शरह में कमी देखने को मिल रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि जिला हुंजा के गिरफ्तार सामाजिक कारकुन ने जेल में 3 बार खुदकुशी की कोशिश की है। शब्बीर मीर ने ट्वीट किया है कि ये जगह जुटियल इलाके में वाक़ई गिलगित बस टर्मिनल के पास है। बेतरतीब तामीराती काम बदस्तूर जारी है। ये काम इसी तरह चलता रहा तो साल 2022 तक इस इलाके का आधा हिस्सा इमारतों से भर जाएगा। जमीन लागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान के सबब डॉक्टरों ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने चेरी समेत ताज़ा मेवों को मुगल रोड के जरिए लाने और ले जाने की इजाजत दे दी है, जिससे बागान मालिकान बिना किसी दिक्कत के अपना माल ले जा सकेंगे। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस एहलकारों के 97 स्कूल जाने वाले बच्चों को 5,93,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। इसके अलावा 1,26,000 रुपए ऐसे 17 बच्चों को दिए जाएंगे जिनके वालिदैन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है कि जिला डोडा के पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 200 काश्तकारों ने रिवायती मक्के की काश्त को छोड़कर खुशबूदार लेवेंडर की काश्तकारी को अपना लिया है, जिससे इलाके में अब पर्पल रेवोल्यूशन आएगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम और हुकूमत दोनों की ही आमदनी मुसलसल घट रही है। नतीजतन ढेर सारे तरक्याती काम बुरी तरह पिछड़ गए हैं। बहुत से तो कभी शुरू ही नहीं हुए। इन दिनों तो कोरोना वायरस की वजह से हालात ज्यादा ही खराब हो गए हैं। काश्तकार से लेकर सनतकार तक हर कोई रो रहा है। ऐसी सूरत हाल में कम से कम उन सेक्टर्स पर हुकूमत को तवज्जो दी जानी चाहिए थी
जिससे काफी बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, मसलन बागवानी का शोबा। लेकिन इस खित्ते में सब कुछ उल्टा ही चलता है। यहाँ हुकूमत की नाअहल और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब ये मुनाफा बख्श सेक्टर भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जरखेज जमीन और बेहतर आबो हवा के बावजूद भी मेहनत कश काश्तकार लगातार घाटा उठा रहे हैं। इन्हें ना तो खाद मैसर होती है और ना ही कीड़ों को भगाने वाली कीमियाई दवाई। नतीजतन ये सभी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस की मार तकरीबन हर शोबे, हर खित्ते पर पड़ी है। फिर ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के काश्तकार भला इससे कैसे अछूते रह सकते हैं? मकामी बागबान और काश्तकार यहाँ की बेहतर आबो हवा और जरखेज मिट्टी से पैदा किए गए मेवों को बेचकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ हुक्मरानों की जानिब से ऐसा कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है जिससे मकामी काश्त और बागबानी को बढ़ावा मिल सके। इस सौतेले रवैये से बागबान बिल्कुल ही मायूस नजर आते हैं। इसका दर्द इन लोगों के चेहरों पर भी साफ देखा जा सकता है। ये लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान में काश्तकारों को तो सब्सिडी दी जाती है, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की होती है तो हुक्मरान लापरवाह हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में जिम्मेदारों को एक सौतीली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में सब्सिडी भी दी जाती है जब सैलाब आते हैं, जब तूफान आता है, कोई आंधी आती है। इस तरह इंडिया में भी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जबकि हमारे पास बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं। खेती बाड़ी के लिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बजट में छोटी सी रकम दी जाती है जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे में बागबानी से जुड़े अफराद बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और महकमे के अफसरान सरकारी दफातर में बैठे वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसे में इस शोबे से जुड़े लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। ये लोग बड़े ही जतन के साथ अपने दरख्तों की देख रेख करते हैं, लेकिन जब मेवे उतारने का वक्त आता है तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। इन कीड़ों से बचाव के लिए इनके पास ना तो कोई तदाबीर है और ना ही दवाइयाँ। महकमाए ज़राअत की तरफ से भी इन लोगों की मदद के लिए ना तो किसी तरह की कोई नर्सरी है और ना ही कभी कोई वर्कशॉप मुनक्किद किया जाता है। हुकूमत की तरफ से अगर कोई लॉस होता है तो कोई खतर खा उनके मामलत नहीं की जाती है, उनको फीडिंग नहीं दी जाती, जिससे वो नामीदी बढ़ती है और इस तरह महकमा ज़राअत जो है वो नाकामियों का शिकार होता है। फिर सबसे अहम बात जो है, आज़ाद कश्मीर में महकमा ज़राअत के पास कोई सही नर्सरी नहीं है। ये भी जाकर सवाद से, हरीपुर से, जगह जगह से पौधा जात लाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनका भी खातिर खा रिजल्ट नहीं मिलता। एक वक्त था जब लोग बागबानी के जरिए अपना और अपने अहले खाना का गुजर बसर बड़ी आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये शोबा भी हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार बनता चला गया और आज नौबत ये है कि यहाँ के काश्तकार इस पेशे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ बैठी हुकूमत ये सारा खेल खेल रही है। उसने दूसरे शोबों की तरह ही बागबानी शोबे को भी ताक पर रख दिया है। इसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार वजीर आजम राजा फारूक हैदर को माना जा सकता है। वही फारूक हैदर जो 2 बार इख्तिदार पाने के बावजूद पूरे खित्ते की तो बात ही छोड़िए, अपने हल्के में ही तरक्की नहीं ला सके, अपने इलाके में एक अदद अस्पताल तक तामीर नहीं करा सके। मेरा जो हल्का इंतखाब है वही हमारे मौजूदा वज़ीर प्राइम मिनिस्टर जनाब फारूक हैदर खान साहब का हल्का है और यहाँ हल्के के लिहाज से मैं कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। जो हल्का इंतखाब आज़ाद कश्मीर का है वो उसकी हालत ये है कि ये 1985 से लेकर ताहाल अब तक ये इस इलाके की आवाम की सियासत की बात कर रहे हैं। वहाँ की हालत ये है कि बाज़ ख़वातीन जो जिनको उठा के अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं वो वहीं पर ही रास्ते में दम तोड़ जाती हैं।
बाद ऐसे केसेस डिलीवरी के कि जो 980 के अंदर वहाँ पे ख़वातीन के वहाँ पर डिलीवरीज हुई हैं, तो ये बड़ा अफसोस का मकाम है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक के बाद एक सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आईं और गईं। अवाम की फलाह बहबूदी और दीगर हक़-ओ-हुकूक़ की फराहमी की बात तो हर लीडर ने की, लेकिन जब वादे वफा की बात सामने आई तो तमाम हुक्मरानों की तवज्जो इस्लामाबाद की ओर झुक गई। लीडरों ने पहले से ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता और इलाके को मिलने वाले फंड्स सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिए गए। नतीजतन हर शोबा पिछड़ता गया और लोगों की जिंदगी से तरक्की नाम का लफ्ज कहीं ओझल सा हो गया। जिस तरह कश्मीर की खूबसूरती सयाहों को यहाँ आने पर मजबूर करती है, उसी तरह यहाँ के सेब भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सेब के इस कारोबार में बाग मालिकान के अलावा बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मुहैया होता है। इंतजामिया और हॉर्टिकल्चर महकमे के मुबस्सरीन की जानिब से बाग मालिकान को पेड़ों में दवा पाशी करना, सेब के पेड़ में लगने वाले कीटनाशकों के तई मालूमात देना और वक्त वक्त पर खादों का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, इसके मुतालिक मालूमात दी जाती है। सेब के कारोबार को देखते हुए अब जम्मू बेल्ट में भी इस पर खासी तवज्जो दी जा रही है और यहाँ भी सेब के दरख्त लगाने की पहल गुज़िश्ता कुछ बरसों में परवान चढ़ी है। इसी का नतीजा है कि जिला सांबा में बड़ी तादाद में सेब की फसल तैयार हो रही है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सेबों का जिक्र होते ही सबसे पहले वादी कश्मीर का नाम जहन में आ जाता है, लेकिन अब सांबा की तपती गर्मी में भी इसके बाग लग रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा पौधे यहाँ लगाए गए हैं। इनमें से एक बाग सांबा जिले के रांजड़ी में साहब बंदगी आश्रम में भी लगाया गया है। ये सेब की नई किस्म है जिसे हाल ही में डेवलप किया गया है। इसे कारगिल के सेब के साथ ग्राफ्ट किया गया और इस नई वैरायटी में काफी जूस है। खास बात यह है कि अगर दर्जाए हरारत 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाए तब भी ये फसल खराब नहीं होती। ये एप्पल 46 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाता है और इस वक्त हमने कन्याकुमारी से लेके रियासी तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में सेब लगा दिया है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसको अगर ज़मीन आपके पास नहीं है तो आप इसको छत पर भी लगा सकते हैं। एक ड्रम ले लीजिए, प्लास्टिक आजकल ड्रम मिलते हैं, काटिए 2 बन जाएंगे, उस ड्रम के बीच में लगा दीजिए, आपको ऐसे ही सेब मिलेगा। साल 2016 में हरिमन 99 किस्म के सेब के 1600 पेड़ लगाए गए। सेब की ये किस्म दिसंबर से फरवरी के बीच लगाई जाती है। अब एक पेड़ से 50 किलो तक सेब पैदा हो रहे हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए नामियाती खाद का भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू के भलवाल में प्लांट नर्सरी बनाई गई है। पहले सेब की ये किस्म राष्ट्रपति भवन, गवर्नर हाउस वगैरह में लगाई गई। हालांकि अभी इसे कारोबारी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अब ऐसा हो सकेगा। इससे जम्मू के इलाकों में जहां गर्मी ज्यादा होने की वजह से कम फसलें ही उगती हैं, वहां पर सेब की नई किस्म के इस्तेमाल से मुकामी काश्तकारों की आमदनी का नया जरिया खुल सकता है। आज जो ये है आप देख सकते हो कि एक जो पेड़ है सेब का, उसमें 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक एक सेब है। तो मान लो एक सेब में अगर 80 रुपये किलो हिसाब से भी बिके तो एक पेड़ 8,000 रुपये देता है। अगर मान लो हमारा किसान 100 पेड़ लगाता है तो 8 लाख की इनकम जो है उसकी एनुअली हो जाएगी। और जहाँ आप देख सकते हो कि मल्टीपल क्रॉपिंग है, सेब के साथ साथ जहाँ दूसरी फसलें भी ली जा रही हैं। आज भले ही सेब वादी के साथ साथ हिमाचल और अब जम्मू खित्ते में भी पैदा होने लगे हैं, लेकिन साइंसदान मानते हैं कि सेब सबसे पहले वस्त एशिया के मुल्क कजाकिस्तान में पैदा हुए थे। यहीं से ये बाकी दुनिया तक पहुँचे। इसी जंगली सेब से आज दुनिया भर में सेब की सैकड़ों नस्लें फल फूल रही हैं। वैसे सेब का कारोबार भी पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अकेले अमेरिका में सेब का कारोबार तकरीबन
$4 अरब से भी ज्यादा का माना जाता है, जबकि कुल पैदावार की बात की जाए तो गुज़िश्ता बरस पूरी दुनिया में 8 करोड़ टन से भी ज्यादा सेब पैदा हुआ था। इस वक्त दुनिया भर में सेब की सैकड़ों नस्लें हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को खट्टी मीठी ग्रेनी स्मिथ नाम की वैरायटी अच्छी लगती है तो किसी को बेहद मीठे सेब रेड डिलीशियस। इस कड़ी में अब सांबा में उगाया जाने वाला हरीमन 99 भी शामिल हो गया है। किसान का जो सालाना इनकम है वो बहुत हाइट जा सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है। मैं दुगनी नहीं कहूँगा, 10 गुना तक वो जो किसान है एक ज़मीन से पैदा कर सकता है, क्योंकि सेब के पेड़ तो अपनी जगह हैं, साथ ही साथ वो ज़मीन पर साग सब्जी तरह तरह के जितने प्रकार की सब्जी लगाना चाहे वो लगा सकता है। ज़मीन की एक ही ज़मीन से वो साल में कम से कम 7 से 8 प्रकार की सब्जी और फल तो जो दे ही रहा है, जो सेब दे रहा है। आज भले ही जम्मू के इलाकों में सेब की नई किस्में पहुंचने लगी हैं, लेकिन वादी के मुख्तलिफ अजला में बहुत पहले से लोग सेब की काश्त पर मुनहसिर हैं। जुनूबी कश्मीर के सभी इलाकों मसलन अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और वहीं शुमाली कश्मीर में बारामुल्ला, कुपवाड़ा के अलावा श्रीनगर और बडगाम में सेब की खेती होती आई है। इसकी अहमियत को समझते हुए हुकूमत भी अपनी तरफ से इसे बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश कर रही है। सेब के काश्तकारों को फायदा पहुंचाने और सेब के कारोबार को बढ़ाने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत हुई। इसके साथ ही कुछ वक्त कबल सेब काश्तकारों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड से बातचीत की गई। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस